हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। आज हम अध्याय नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती के द्वारा रचित। तो ये ठेले पर हिमालय जो शीर्षक बच्चों इस पर रखा गया। तो एक बार धर्मवीर भारती थे, वो और कहीं खड़े थे और उन्होंने देखा एक ठेले पर बर्फ़ की सिले रखी हुई है, बर्फ जा रही है। उन्होंने बर्फ़ को देखते ही तत्काल उनके दिमाग में ठेले पर हिमालय शीर्षक उभरा, क्योंकि वे एक लेखक थे। रचना उनके रोम रोम में बसी हुई थी और उस तरह से उनके मन में हिमालय के जो सैर करने का, घूमने का विचार आया और उसी को उन्होंने आधार बनाकर इस जो अध्याय है या इस जो लेख रचना है उसका उन्होंने रचना की। तो किस प्रकार से वो अपनी फिर हिमालय के सैर के लिए निकले, घूमने के लिए निकले, तो एक यात्रा वृत्तांत को अपने इस अध्याय के रूप में उन्होंने उभारा। तो इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम धर्मवीर भारती के जो लेखक परिचय है उनके बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी में और मृत्यु सन 1997 में हुई थी बच्चों। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया। विधाओं में, विधा कहते हैं बच्चों अनेक प्रकार या अलग अलग प्रकार के, या टाइप्स कह सकते हैं। टाइप यानी प्रकार के, मतलब सभी प्रकार के जितने भी, मान लो चाहे काव्य है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी, निबंध तथा आलोचना तथा सभी प्रकार के जो रचनाएं थी उनका सृजन किया। साप्ताहिक पत्रिका द्रमयुग का संपादन कर वे काफी लोकप्रिय हुए। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके थे। यानी बच्चों इस तरह से यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बहुमुखी, मान लो ये जो कह सकते हैं कि प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी मतलब प्रतिभा के धनी थे वो। तो उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिली। यानी उन्होंने जैसा समाज का चित्रण उनके सामने आया, उसी चित्रण को उन्होंने अपनी जो रचनाएं थी उनमें उकेर दिया। जैसे उनकी एकदम सजीव झांकी मिलती है, यानी जैसे ही उनकी रचनाएं पढ़ने को मिलती है या पढ़ा जाता है पाठक के द्वारा, तो वैसा का वैसा सजीव चित्रण उनके सामने उभर आता है। तो यही उनकी मुख्य विशेषताएं थी। और उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, उपन्यास, ठंडा लोहा, 7 गीतवर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत यानी उनके काव्य के रूप में है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, व बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है उनकी। और अंधाधुंध, पद्य नाटक या ठेले पर हिमालय, कहनी, अनकहनी व पश्यंती, ये सब निबंध संग्रह उनके, ये सब प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण और यात्रा विवरण विद्या में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता उन्होंने। इस तरह से उनकी ऐसी अनेक रचनाएं हैं जिन्होंने हर प्रकार के समाज का या हर प्रकार के हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी रचनाएं उकेरी। तो प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की जो प्राकृतिक जो सटा थी, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक कहते हैं तो प्राकृतिक जो हमारा सौंदर्य है वो उसका मनोहारी वर्णन किया है। और सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। यानी कि यहीं पर बताया है कि जो विश्व के अंदर जो सौंदर्य है वो हमारे एकमात्र भारत देश के अंदर ऐसे जो अद्भुत जो भौतिक क्षेत्र हैं या हर प्रकार के जो हमारे देश के अंदर विभिन्नताएं लिए हुए जो भौतिक क्षेत्र हैं वो अलग अलग क्षेत्रों का आभास कराता है। जैसे कौसानी क्षेत्र है
वो स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। तो ठेले पर लदी बर्फ की सीलियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी की संध्या और जो बर्फानी दिवस समस्त साप ताप संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। यानी कि हर प्रकार के, यानी मनुष्य सब दुनियादारी या कह सकते हैं हर प्रकार के मन के अंदर जो उसके जो साप ताप संघर्ष और जो अंतर्द्वंद होता है, यानी कि जिस चिंताओं में वो खोया रहता है, उन सब से वो मुक्त हो जाता है और केवल प्राकृतिक सौंदर्य को देखता रहता है। तो इस तरह से हिमालय का जो मतलब सौंदर्य है उसकी छटा का वर्णन करते हुए, यानी उसकी सुंदरता की वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आकर व्यक्ति संसारिक मोह माया से मुक्त होकर, अनेक चिंताओं से मुक्त होकर यहाँ उसके सौंदर्य में खो जाता है और उसके हर एक, यानी इस निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि मैंने जिस यात्रा वृत्तांत को मैं यहाँ अपने वर्णन कर रहा हूँ, अपने लेख रचना के अंदर वो कह रहा हूँ, तो निश्चित रूप से जो पाठक है वो उसके सौंदर्य को प्रत्यक्ष मूर्तिमान मानता हुआ मतलब उसके सामने सजीव हो उठेगा, यानी उसके सारे सामने चित्रण हो उठेगा। तो इस तरह से ठेले के हिमालय यानी ठेले पर हिमालय का अपनी रचना के अंदर जो वर्णन किया है, तो इसके अंदर हम आज देखते हैं इस शीर्षक को पढ़ते हुए किस प्रकार से जो हमारे भारतवर्ष का गौरव या हमारे भारत का गौरव कहलाने वाला या कह सकते हैं स्वर्ग के समान प्रतीत होने वाला हिमालय किस तरह से लेखक की मालूम यात्रा के लिए मालूम आकर्षित करता है। आज हम उनके सौंदर्य के बारे में उनकी रचना के माध्यम से जो धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है उसका अध्ययन में देखेंगे। बच्चों हम देखते हैं कि ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है नहीं, यानी यहाँ पर धर्मवीर जो भारती है वो यहाँ कह रहे हैं कि ठेले पर हिमालय मैंने जो रचना रची है वो आपको यानी बड़ा अच्छा लगा होगा शीर्षक, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, मतलब मुझे यहाँ पर तलाशना नहीं पड़ा। लेखक कहते हैं कि मैंने कोई तलाशा नहीं, अचानक मेरे सामने बैठे बिठाए मिल गया, मतलब एक ठेले पर बर्फ के सेल के रूप में। तो अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। यानी कि यहाँ पर बर्फ की बात हो रही है, तो बर्फ को देखते ही हिमालय की योद मालूम ये जो उनके मित्र थे उनको इस प्रकार से वो खोए हुए थे, उनको इस तरह की वो याद आ गई कि जो बर्फ है ये तो हिमालय की भी शोभा है, हिमालय पर पाई जाती है और किस प्रकार से उसकी शोभा बनती है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में भी कौंध गया, यानी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है, तो हिमालय का नाम लेते ही मेरे मन के अंदर भी एक प्रकार से एक नया शीर्षक कौंध गया, यानी कौंधना मतलब चमक उठा, यानी मेरे मन में भी इस प्रकार का जो शीर्षक था वो उसका नाम चमक उठा, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं, इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू मतलब बड़ा दिलचस्प है, मतलब बहुत अच्छा शीर्षक के रूप में आप इस पर अनेक कविताएं लिख सकते हैं अगर आप कवि हो तो। यानी इस पर बहुत सारी, यानी कि हिमालय एक ऐसा शीर्षक है जिस पर आप मन चाहा अपनी कविता के रूप में अपना उकेर सकते हैं। और अगर नई कविता से नाराज हो तो सुललित गीतकार हों, अगर आप गीतकार हों, सुललित मतलब इससे ललित योग्य, यानी आप एक नया जगाने वाला या चेतना रूपी ऐसे अगर प्रकट करने वाले गीतकार हो तो भी गुंजाइश है कि इस बर्फ को डांटें और उत्तर आओ। फिर आप इस बर्फ को छोड़िए और फिर जो
वास्तविक जो बर्फ़ है या जिस वास्तविक बर्फ़ के दर्शन करना चाहते हो तो आप निश्चित रूप से जो ऊंचे शिखर पर मतलब जो बर्फ़ हिमालय की चोटियों की तरफ बढ़ चलो, जहाँ पर आपको वास्तविक रूप से बर्फ़ के दर्शन होंगे। और क्यों ना चढ़ी भी बैठे हो आप, बैठ जाओ और नए कवियों ठेले पर लदो, फिर आप एक नई बर्फ़ लेकर आओ वहाँ से। यानी कि यहाँ बर्फ़ को कहने का मतलब है कि आप वहाँ के खुद उस यात्रा पे जाओ और वहाँ से अपने अनुभव लेकर आओ। पान की दुकान पर बिको, फिर आपसे जहाँ चाहो वहाँ बैठकर आप अपनी कविताओं के मान लो उसको चित्रण को कर सकते हो, उभार सकते हो। ये तमाम बातें उस समय मेरे मन में आई, मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई थी और बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। यानी उनके मन को भी खरोंच गई थी, क्योंकि वो उसी क्षेत्र के रहने वाले थे और उस क्षेत्र की उनको भी याद आ गई थी अपने मन के अंदर उनके बीते हुए समय की। वो सारी बातें उनके ताज़ा हो गई। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ की ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है। मतलब उनको याद आने पर उनकी जो अंदर की मन के अंदर अपने उस क्षेत्र की अपनी जो मातृभूमि है उनकी उनको याद आ उठती है और उनके अंदर एक पीड़ा सी उठ जाती है। मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखी है, यानी कि मैं भी उस क्षेत्र में गया हुआ हूँ और मैं उस क्षेत्र की विशेषता और सौंदर्य के बारे में जानता हूँ। और अपने क्षेत्र, अपने जन्म स्थान का जो क्षेत्र होता है उसकी पीड़ा निश्चित रूप से बच्चों यानी पीड़ा उठती ही है। अपनी जहाँ से अपनी मातृभूमि की याद आती है, अपने क्षेत्र की याद आती है, तो निश्चित रूप से एक यादों का दर्द सा जाग उठता है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक ने अपने मित्र की जो अंदर के जो अंतर्द्वंद था उसको उन्होंने पहचान लिया था और उनकी पीड़ा को देखा उन्होंने। और यहाँ पर उस बर्फ़ की बात हो रही है कि जो हिमालय पर जमी हुई बर्फ़, यानी किस प्रकार से उसका प्राकृतिक सौंदर्य सामने प्रकट होता है और अद्भुत छटा नजर आती है। तो बच्चों इस तरह से वो कहते हैं आगे कि सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए थे। तो कौसानी वहाँ का एक बर्फीला क्षेत्र है जहाँ पर भरपूर बर्फ़ जमी हुई होती है और प्राकृतिक सौंदर्य भी बड़ा अच्छा है बच्चों। जो नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजगाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए हम कोसी यानी जो कौसानी क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचे। और कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कौसानी। तो यानी जो अल्मोड़ा क्षेत्र की बात बच्चों हो रही थी, उनके जो मित्र थे वो वहाँ के रहने वाले थे। तो इस तरह से उनको जैसे बर्फ़ का नाम लिया और बर्फ़ हिमालय की बात हुई तो उन्हें अपने जो गांव था, पैतृक गांव था, उसकी याद आ गई उनको। और जो लेखक थे जो द्रविड़ भारती, उन्हें वहाँ की जो पहले भी वो वहाँ गए हुए थे, उन्हें भी फिर से उन्हें उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की मन में आ गई। तो इस तरह से बच्चों कितना कष्टप्रद, कितना सूखा, कितना कुरूप है वह रास्ता, यानी एक डरावना रास्ता पहाड़ों के अंदर से कटा हुआ। मतलब इस प्रकार की छटा जो एक तरह से डरावना था, कुरूप था, कितना सूखा, यानी वहाँ पर बिल्कुल भी हरियाली नहीं थी, एकदम पहाड़ी पहाड़, पत्थर ही पत्थर और कष्टप्रद भी था वो रास्ता। तो इस तरह से बच्चों कहीं पानी का नाम नहीं, निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, बिल्कुल भी हरियाली मात्र नहीं, वहाँ नाम ही नहीं हरियाली का। ढालों को काटकर बनाए गए या बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। मतलब एक प्रकार का उनको रास्ता भी ऐसा था, बिल्कुल सूखा, डरावना, और ऊपर से एक ऐसा लापरवाह नौसिखिया, मतलब एक पूरा ट्रेन ड्राइवर नहीं था, एक नौसिखिया था वो, और लापरवाह भी था, जिससे कि तमाम जो मुसाफिर थे वो उससे इतने डर गए उनसे कि शायद वो
हमें मंजिल तक के लक्ष्य तक लेकर ही नहीं जाएगा, कहीं रास्ते में ही छोड़ कहीं न कहीं गिराएगा। तो इस तरह से वो डरे हुए सभी के सभी जो यात्री थे उन सब के चेहरे वो थे पीले पड़ गए थे डर के कारण। तो कोसाने जाने वाले सिर्फ हम 2 थे, वहाँ उतर गए, बस अल्मोड़े चले गई, क्योंकि वो एक जो मतलब बच्चों को अल्मोड़ा का था, लेकिन वो वहाँ कोसानी क्षेत्र को देखने के लिए मात्र आए थे, इसलिए वो वहाँ पर जिस चौराहे की बात हो रही थी उस चौराहे पर वो कोसानी जाने वाले रास्ते पर वो उतर गए और बस थी वो अल्मोड़े चले गई। सामने एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर, तो टीन बच्चों जानते हो जो छाया के लिए बनाए गए होते हैं, और काठ की बेंच मतलब लकड़ी के जो एक बेंच बना हुआ था बैठ कर हम वक्त काटते रहे। तो इस तरह से बच्चों लेखक अपनी उस समय की जो यात्रा थी उस यात्रा का वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं कि किस प्रकार से वो जब उन्होंने अल्मोड़ा जाने के लिए या हिमालय की सैर करने के बारे में सोचा, तो किस तरह से वो उनकी शुरुआत थी वो थोड़ी मतलब ऐसी मुसीबत वाली थकावट वाली महसूस हो रही थी। फिर आगे लेखक कहते हैं कि तबीयत सुस्त थी और मौसमी उमस थी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों ऐसा ही होता है और सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पर खुद ज़्यादा होती है। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से 2 पर्सन बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। तो यहाँ पर शुक्ल जी जो एक अन्य लेखक हैं, उनके जो मित्र थे, तो उनकी बात हो रही है यहाँ पर। उनको देखते ही उनके जान में जान आ गई, यानी जो थकावट थी, जो वो उस मालूम यात्रा करते हुए उनको जो परेशानी और जो मालूम एक डर सा था उससे वो बाहर निकल कर उनकी जान में जान आई, यानी कि उनके चेहरे भी उनको देखते ही खिल उठे। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है, तो यानी एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति जो सफ़र में बिल्कुल भी मानो थकने नहीं देता या मानो उबने नहीं देता, एक ऐसा हंसमुख और काव्यतापूर्ण या ऐसे प्रशंसित होते हैं बच्चों कुछ लोग जो यात्रा करते हुए पता भी नहीं चलता, यानी इस प्रकार से शुक्ल जी ने मिले। तो ये यहाँ पर अपने पिछले जन्म के पुण्यों का ही फल मानते हैं कि आज उन्हें उनके साथ सफर करने का मौका मिल रहा है इस क्षेत्र में। उन्होंने हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद भी कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी, मतलब गायब हो जाया करती थी, वहाँ से दूर चली जाती थी। तो इस तरह से उनको देखते ही हमारी भी जो थकान थी वो बिल्कुल जाती रही और हम बिल्कुल हमारे चेहरे खिल गए और हम उनको इस तरह से भगवान का हम और यहाँ पर शुक्रिया मान रहे थे कि उनके साथ हमें यात्रा करने का मौका मिलने वाला था। तो बच्चों आज हम अपना अध्ययन यहीं तक रखते हैं और बच्चों पीछे का वर्क आपने अध्याय नंबर जो 13 था उसका अध्ययन आपने बच्चों कर लिया होगा, जिसमें हमने डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के द्वारा एक सफल प्रजातंत्र के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों कल से वर्क मिला हुआ है आपको, तो आपने कल वर्क कर लिया होगा, आज भी आपने वर्क कर लिया होगा और आज और कल का भी समय आपके पास है। तो बच्चों आप अपना अध्ययन मतलब साथ में करते हुए और अपना जो पीछे का कार्य है उसको भी पूरा करें और अपनी नोटबुक जो मंडे को आने वाली है उसमें अपना वर्क कंप्लीट करते हुए भेजेंगे बच्चों, ऐसी आशा है आपसे। और साथ साथ में वर्क करते जाइए बच्चों, जिससे कि आपका वर्कलोड आगे न बढ़े और कुछ समय पश्चात स्कूल भी खोलने वाले हैं, तो आपका अच्छी तरह से आपका अध्ययन हो ऐसी हम आशा करते हैं। जय हिंद।